नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। चुनाव आया तो याद आई बड़ी शख्सियतें और इसी के साथ याद आया भारत रत्न सम्मान। इसे आप सत्ता की बाजीगरी कहिए या फिर खूबसूरती, लेकिन इतना सवाल ये कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को ये इतिहास रचने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी तब जब सरकार से लेकर संगठन के लोग, यहां तक कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी एनडीए के 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आज हम वीकेंड चर्चा करें और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक साल में 5 रत्न देने की जरूरत क्यों पड़ी। हम चर्चा में तमाम मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पिछले करीब 3 दिनों से बीजेपी और आरएलडी के बीच की सियासी कश्मकश आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ खत्म होती नजर आ रही है। इसी के साथ बीजेपी आरएलडी के बीच नए फसाने की भी शुरुआत हो रही है। जयंत के बीजेपी में आने की अटकलों के बीच 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने इसे महज एक कयासबाजी करार दिया था। वहीं अखिलेश की ओर से भी मान मनोवल की कोशिशें की गई थी, लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में खराब पड़े हैंडपंप को जरूरत थी ऑयलिंग की, और जयंत इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के आगे उनकी दाल पिछले 3 चुनावों में तो गली नहीं, तो 24 में अखिलेश और वो खुद मिलकर कौन सा नया अंतर पैदा कर देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। पोस्ट में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते नजर आए मोदी। पिछले करीब 3 दशक से किसान नेता को भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले यह सम्मान देकर बीजेपी का इरादा भी साफ हो गया है। जाट नेता जयंत चौधरी इंडिया में बने रहेंगे या फिर एनडीए के पार्टनर बनेंगे, इस पर भी कंफ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले जयंत चौधरी को भारी भरकम पैकेज ऑफर किया है। इस पैकेज में इतने ऑफर हैं जिसमें जयंत चौधरी अगले 5 सालों तक केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता का सुख भोग सकते हैं। आरएलडी को बीजेपी का ऑफर, लोकसभा में 3 सीटें। बीजेपी ने आरएलडी को लोकसभा में 3 सीटों का ऑफर किया है। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से 7 सीटें लोकसभा में देने का ऑफर किया गया है। बीजेपी ने केंद्र और यूपी मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही है। वहीं सपा के सिंबल पर आरएलडी कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो राज्यसभा में आरएलडी का एक मेंबर भेजा जाएगा। छोटे चौधरी अभी इंडिया और एनडीए के ऑफर को तौल रहे हैं। जयंत का एनडीए में रास्ता साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की राह खोल दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न सरकार ने दिया है, ये क्या मेरा दायित्व नहीं बनता या अधिकार नहीं बनता कि मैं सदन की कार्रवाई में उस बात को रखूं, धन्यवाद दूं, जो भावनाएं किसानों की है, देश भर के लोगों की है, मैं उसको व्यक्त करूं। तो ये बिल्कुल ही अजीब सी बात हुई है और ये लोगों के गले से बात उतरेगी नहीं। भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय दिया जाता है। क्या इनका दावा ये है या पेशकश ये है कि जिस साल में चुनाव है उस साल सरकार को भारत रत्न किसी को ना दे? तो एक तो टाइमिंग पे जो लोग सवाल कर रहे हैं, यही समय है देने का। सेकंड, भारत सरकार, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब सत्ता में लोग होते हैं, किस आधार पे फैसले लेते हैं? राजनीतिक लाभ कहाँ मिलेगा, कहाँ लोगों की भावनाएं किस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई जनता की भावना को समझते हुए, जिनको 37 साल में भारत रत्न नहीं मिल पाया, तमाम सरकारें आई और चली गईं, किसी ने नहीं दिया, अगर उनको सम्मान देना चाहती है सर। देखिए, पिछले करीब 4 से 5 दिनों की यह कश्मकश कि आखिर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन कम से कम जयंत चौधरी पिछले 3 चुनाव में इतना तो समझ चुके हैं, 14 का लोकसभा, 19 का लोकसभा और 22 का विधानसभा, की आखिर समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ रहकर उनके हैंडपंप को कोई यहां पर लाभ होता नजर नहीं आ रहा है, उनकी पार्टी को कोई लाभ फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अब जयंत चौधरी जाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के घटक दलों में शुमार हो जाएंगे। हम यहां पर ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर 9, 14, 19 का लोकसभा किस तरीके से गुजरा आरएलडी के लिए।
तो यहाँ पर समझिए कि 2009 में बीजेपी के साथ आरएलडी थी, वहां पर 7 में से 5 सीटों पर आरएलडी ने चुनाव जीता था। और उसके बाद 14 की बात करेंगे तो सपा, कांग्रेस और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जहां पर नुकसान हुआ था आरएलडी को और 8 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गई थी आरएलडी और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 0.9% वोट ही आरएलडी के हिस्से आया था, यानी कि यहाँ पूरी तरीके से नुकसान में आरएलडी थी जब गठबंधन हुआ था विपक्षी दलों के साथ। 19 की बात करेंगे, रालोद, बसपा, सपा ने एकता तो दिखाई थी, लेकिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरएलडी 0 पर सिमट गई थी। जी हाँ, 0 पर सिमट गई थी, खाता भी नहीं खुला था। हालांकि वोट प्रतिशत के जरिए आरएलडी ये जरूर कह सकती है कि भाई समाजवादी पार्टी का साथ हमें भाया था, लेकिन आखिरकार जीत सबसे अहम होती है और वहां पर आरएलडी को हार ही मिली थी। और इसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी को नुकसान ही उठाना पड़ा था। तो इस वीकेंड चर्चा को शुरू करेंगे, इसके लिए हमारे पास तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। रजनीकांत मिश्रा जी आरएलडी का रुख करेंगे, आरएलडी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत सर आपका। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का स्टैंड रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा बीजेपी के साथ। एनडीए के चौधरी, क्या बीजेपी की लगी लॉटरी? सीधा सवाल। देखिए, आज जो चौधरी साहब को जो सम्मान दिया गया है, उसके साथ नरसिम्हा राव जी और किसानों के नेता और एक जो प्रमुख आवाज होते थे चौधरी साहब, तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ साथ जो स्वामीनाथन जी का सम्मान हुआ, ये देश के किसानों का सम्मान है। स्वामीनाथन जी के सम्मानित होने से देश के जो प्रगतिशील किसान हैं, उनके साथ साथ जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, जो शोध वैज्ञानिक हैं, उनका भी उत्साह बढ़ा है। मैं स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रिसर्चर रहा, रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूं, तो मेरा उन लोगों से बातचीत होती है। आज जिस प्रकार से रिसर्च साइंटिस्टों में, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों में जो उत्साह बढ़ा है, तो देश की रिसर्च को भी ये बढ़ावा देने वाला कदम है। तो दूसरी तरफ चौधरी साहब का सम्मान करके किसानों को जो प्रसन्नता आज हुई है, वो एक बहुत उल्लेखनीय कदम है। हाँ, उनके सुपुत्र होने के नाते जयंत चौधरी जी भी धन्यवाद दे रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने कहा है कि भाई हमको तो मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। उसका मतलब यह है कि किसानों का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री हमको मिला। तो जयंत चौधरी जी आप मोदी जी के इन कार्यों से अगर प्रसन्न होकर धन्यवाद देते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से किसानों को और किसान नेताओं को और नरसिम्हा राव जैसे प्रगतिवादी जो हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने आर्थिक हमारे ग्लोबल आर्थिक। शशि जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि किसानों का सम्मान करते हैं मोदी जी, लेकिन सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही याद आई और एक साल में पांच रत्न दिए गए। नहीं, भारत रत्न देना तो कोई अलग से काम है नहीं, कोई गैर कानूनी काम है नहीं। भारत रत्न तो देना चाहिए। भारत रत्न कब देना चाहिए, विपक्षी पार्टियों से पूछ के थोड़ी दिया जाता है कि चुनाव आने वाला है 2 महीने बाद, उसके दे कि ना दे, ये तो कोई बात हुई नहीं। भारत रत्न देना अलग बात है। चुनाव में आइए, लड़िए, चुनाव में आइएगा, मंचों से आप भाषण करिएगा, वो अलग बात है। भाई, आप क्या चाहते हैं कि किसी को भारत रत्न न मिले? चुनाव 2 महीने बाद आने वाला है तो भारत रत्न न मिले, ये तो कोई बात हुई नहीं। नहीं, जरूर मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा कदम है, दे रहा है, दुरुस्त है जी। नहीं, मेरा कहना यही है। हमारे साथ हमारे रजनीकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रजनी जी, आरएलडी लगातार पिछले 3 दशकों से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रही थी, लेकिन अब जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे वक्त में ये मास्टर स्ट्रोक पीएम मोदी की ओर से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो इसका तो मैं स्वागत करता हूं कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग थी और ये मिला। इस देश के किसानों को
और देश के कामगारों को, देश के तमाम वंचित लोगों का सम्मान है, जिसके लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। तो इसका स्वागत तो होना ही चाहिए और हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को बधाई देते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि वो उन्होंने इस काम को किया। और ये बहुत पुरानी मांग थी, जो क्रियान्वयन हुआ, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी था। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कपिल श्रीवास्तव जी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, और अब चर्चा तेज कि अब बहुत जल्दी ही आधिकारिक ऐलान हो सकता है। चलो चलते रहो, जब मेरा नंबर आएगा। कपिल जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो बहुत पहले ही इस बात का डिमांड किया था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की 2 रिज्म में इधर सरकार रही है। एक इससे पहले अटल बिहारी जी की सरकार रही, जो कि 6 वर्ष 13 माह 13 दिन की सरकारें थी उनकी, उसमें भी नहीं मिला। और जिसमें एक आते आते अंतिम समय पे इनको सद्बुद्धि जागी है, और बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए कि किसानों के रहनुमा हमारे चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया। इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहते हैं, जिसको आप कर्पूरी ठाकुर जी या इनको मिला तो उससे भारत रत्न खुद सम्मानित हुआ है, ये उस लायक के थे, उस काबिल थे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि भारत रत्न को एक ही वर्ष में आपने आखिर क्यों दिया? आप 10 वर्ष से हैं तो 10 वर्ष में अलग अलग दे सकते थे, ताकि भारत रत्न का भी अपना एक सम्मान है। अगर भारत रत्न को रेवड़ी की तरह एक ही साल में 500 लोगों को दे देंगे तो उससे फिर उस सम्मान की क्या कीर्ति होगी? एक तो ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको राजनीतिक रूप से नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर भारत रत्न किसानों के सम्मान के लिए दिया है तो हम तो पूछते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का को तो आपने दिया, लेकिन इससे किसानों का सम्मान कैसे? 800 किसान आपने शहीद करा दिए 3 काले कानून लगा करके। आपने जयंत चौधरी जी को बाकायदा जो है हाथरस की घटना में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया उनके ऊपर। किस तरीके का सम्मान आप दे रहे हैं? अगर आप अपने इन कर्मों से भी तो आदर्शों को क्रिएट करना चाहिए ना, केवल सम्मान दे देने से समस्याओं का निदान नहीं होता है। आपने अच्छा किया कि स्वामीनाथन जी को दिया, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको कब आप लागू करेंगे? पिछले 10 वर्ष से आपकी सरकार चल रही है। किसानों की एमएसपी पर गारंटी की बात आपने कही थी, जिसपे 800 किसानों के खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं, बावजूद उसके आज तक किसान आयोग का कोई गठन नहीं हुआ। ना आपने एमएसपी पे गारंटी का कोई कानून लाया, जो आपने किसानों को वादा किया था, जो आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते को आपने जयंत चौधरी जी को वादा किया था, कहाँ लाया? केवल आप एक व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व रहे हैं, जिनसे ये सम्मान सम्मानित होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शशिकांत जी। शशिकांत जी, कल राकेश टिकैत ने भी भारत रत्न मिलने के बाद कहा था, धन्यवाद दिया था सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को भी, और कहा था लेकिन मैं डबल धन्यवाद दूंगा अगर आप चौधरी जी की योजनाओं को, नीतियों को लागू भी करते हो। और यही बात देखिए कपिल श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की हो, रिपोर्ट हो कमेटी की, या फिर चौधरी चरण सिंह की जो नीतियां उनको आप लागू कर दें। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि भाई रेवड़ियों के तरीके से ना बांटिए, किसानों का अपमान किया आपने 3 काले कानून लाकर, तब आपको किसानों की चिंता नहीं हुई? नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वामीनाथन जी जो हरित क्रांति के जनक थे, और जो उन्होंने रोड मैप बनाया हिंदुस्तान का कि इस रोड मैप पे चलना है और हरित क्रांति अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, उसकी बात बंद लगभग सभी सरकारों ने, ये बातें तो जितनी सरकारें आई आज की सरकार तक, सब उसी रोड मैप पे चल रहे हैं। और मोदी सरकार तो खास करके उसी रोड मैप पे चल रही है, कारण कि आज 140 करोड़ देश की जो जनसंख्या है उनको भरपूर जो अन्न मिल रहा है। हमारे पास तो, हम तो उन देशों में शामिल हैं कि अगर 2 साल भी सूखा और अकाल पड़ जाए तो हम 2 साल तक अपने पूरी जनसंख्या को हम भोजन दे सकते हैं। तो ये स्वामीनाथन जी का जो रोड मैप है उसमें चलने के कारण ये संभव है।
हाँ, स्वामीनाथन जी को जो ये लोग राजनीतिक एंगल से उनको यूज करना चाहते हैं, तो राजनीतिक केवल एंगल से इन लोगों को नहीं 12 दिनों देखना का चाहिए। भारत के पास स्वामीनाथन जी हुआ है। किसी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। उनके रामकृष्ण उनके जी बातों में को कोई कभी भी कोई ऐसा एंगल नहीं है कि इसको अपनाया जाए, इसको ना अपनाया जाए। उनके सारी चीजें जो है किसान के हितों में है, और उसी रास्ते पे वर्तमान सरकार चल रही है। जो कानून आया था बाजार का मुक्तिकरण, हर स्वामीनाथन जी की कमेटी जो जब बैठी थी तब भी वो लोग चाहते थे कि राज्यों में जो क्वारंटाइन कानून है, देखिए जो आपने सुना होगा कि जब ये कोरोना आया था तो क्वारंटाइन शब्द आ गया था। क्वारंटाइन शब्द ही उस मंडी मार्केट का से आती है, जिसमें मुक्त बाजार की बात होती है। राज्यों में जो क्वारंटाइन नियम लागू है उसको अगर हटाएंगे तो इस राज्य का उत्पाद जो है, कृषि उत्पाद उस राज्य में जा सकेगा। आज भी वो क्वारंटाइन लागू है। तो मोदी सरकार चाहती थी कि भाई उस ला को हटाया जाए, क्वारंटाइन ला को, और इस राज्य का सामान उस राज्य में जाएगा, खुलेआम जाकर के किसान जाके उस राज्य में बेच सकेगा, अच्छा लाभ पाएगा। ये लोग नहीं चाहते शशिकांत जी, हैं जी। संगठन से लेकर बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक और सरकार के मुखिया तक 400 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जी जी लेकिन जब आप इस तरीके के दावे करते हैं तो क्यों जरूरत पड़ती है आपको नीतीश कुमार को मिलाने की, क्यों जरूरत पड़ती है आपको पश्चिम से जाटों को मिलाने के लिए, आरएलडी को? देखिए, निश्चित रूप से 400 के पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है और देश की जनता 400 के पार पहुंचाएगी। बात रही नीतीश कुमार जी की और चाहे अन्य नेता की, तो ये सबको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। इसलिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो जो नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके काम धाम को देख करके वो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से जो भी सरकार का कार्य पद्धति है उससे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, तो स्वागत है, सबका स्वागत है, सब लोग आए, सबको आना चाहिए। शशि जी, कहीं ना कहीं क्या डर का आभास भी हो रहा था क्या, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 27 दल एक साथ आए हुए थे और उसके बाद अब जो एक एक करके तमाम दल या तो आपके साथ आ रहे हैं या छिटक के इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कहीं डर का आभास हो रहा था क्या? कैसा इंडिया पे हाथ रख के कहिएगा प्लीज। कैसा इंडिया गठबंधन, कैसा डर? इंडिया गठबंधन जब हाई नहीं है, इंडिया गठबंधन का देखिए, ममता कह रही है घुसने नहीं दूंगी, वो केजरीवाल कह रहा पंजाब में खबरदार घुसिएगा नहीं, उधर लालू के बेटे जो है और वो जो है नीतीश कुमार का आपने देख ही लिया, आपस में कभी बनी ही नहीं किसी भी। क्या लगता है जरूरत क्यों आन पड़ी होगी कि 400 सीटों का दावा, लेकिन एक एक करके या तो एनडीए के घटक दलों में शुमार हो रहे तमाम दल या नेता, और या तो वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो सवाल तो है कि बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी होगी, और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन यूपी में कमजोर हुआ है क्या? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बीजेपी को इस वजह से जरूरत पड़ी है कि इनको मालूम था कि इंडिया की टीम के आगे जो है ये कहीं टिकने वाले नहीं है। इस बार इनकी सरकार जो है वो रसातल में चली जाएगी और सरकार इंडिया की है, तो उससे ये घबराए हुए थे। सबसे पहले देखिए, सरकार में होने के नाते सबसे बड़ा दल, ये जो सबसे पैसे वाले दल होने के नाते इन्होंने, और सत्तारूढ़ दल होने के नाते इनके पास हर तरह का पावर, और इन्होंने हर तरह के पावर में सबसे पहले ईडी, सीबीआई और आईटी को यूज किया। उसके बाद इन्होंने डराया धमकाया तमाम लोगों को, जिनमें थोड़ी सी कमजोरी लगी होगी कि उन्हें अपने किसी बात को लेके कमजोरी है या जिसमें स्वार्थ विलुप्तता रही होगी, उन्होंने विचारधारा का अचानक शोला बदल दिया। लेकिन बावजूद इसके हम आपको कह रहे हैं, इससे इंडिया गठबंधन कहीं से कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया गठबंधन इससे और ज्यादा मजबूत हुआ है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र को मजबूत जनता करती है और जनता इस बात को देख रही है कि कौन किस तरीके की विचारधारा का व्यक्ति है और अचानक कैसे कोई विचारधारा कपड़े की तरह बदल जा रही है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी जनता का है, क्योंकि अगर लोकतंत्र का मूल्य किसी को स्थापित करना है तो वो जनता को करना है। कबीर जी, जो 7 सीटें आप जयंत चौधरी की पार्टी को दे रहे थे, जो 7 सीटें आप जयंत चौधरी की पार्टी को दे रहे थे, अब जयंत चौधरी के साथ न रहने पर क्या वो सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, जैसा कि वो बार बार मांग कर रही थी? 25 सीटें आपने 11 पे निपटा दिया, या फिर समाजवादी अपने पास रखेगी? मैं सीधी बात अभी ये कह रहा हूँ कि अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो इस तरीके की हुई नहीं है। और जहां तक राजौद का सवाल है, राहुल राजौद को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।
हम तो उनको अपना साथी मानते हैं, मानते थे और मानते रहेंगे। बाकी वो उधर उनको निर्णय लेना है। उन्होंने 7 सीटों पे खुद हामी भरी थी और साथ ही हम लोगों के जो पुराने संबंध है, यहाँ तक कि राज्यसभा में भी जो चौधरी जी हैं वो समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें भेजा है। ठीक है रजनीकांत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने कोशिश की जयंत चौधरी के मान मनोबल की मनाने की कि आखिर आप एनडीए के साथ शामिल हो जाएं, नहीं आए। 22 के यूपी असेंबली इलेक्शन में भी कोशिश की, नहीं आए। क्या जयंत चौधरी ये भांप चुके हैं या भांप चुके थे कि उनकी नैया समाजवादी पार्टी के साथ रहकर पार होने वाली नहीं है, इसीलिए क्या अब वो एनडीए के साथ जा रहे हैं? देखिए, अभी ये घोषणा होने का आप समय दीजिए ना। इतना जल्दी इस प्रश्न को आप क्यों कर रहे हैं? आपने आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिला, इस पे जो आपने डिबेट बुलाई, हमने उसका स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद दिया। और अभी इस विषय पे बात करने के लिए हमारे पास कोई आधिकारिक सर वो वही तो प्रक्रिया है जो आप पूछ रहे हैं। सर प्रक्रिया तो वही है ना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नीतीश कुमार साथ आ गए, जयंत चौधरी के दादा को भारत रत्न दिया, अब जयंत चौधरी को मिलाने की कोशिश 4 दिन से बात चल रही है, चर्चा चल रही है। प्रक्रिया तो सर वही है ना। आप आधिकारिक तौर से मत कहिए, लेकिन कम से कम ये तो मानिए कि भाई हैंडपंप खराब हो गया था, ऑयलिंग नहीं हो पा रही थी समाजवादी पार्टी के साथ रहकर, इसीलिए एनडीए से हाथ मिलाया आपने। नहीं, देखिए हैंडपंप न खराब हुआ है और न हैंडपंप ने पानी देना बंद किया है। ये आपकी अपनी कल्पना है, आप करें। लेकिन रह गई बात ये कि जो आपने प्रश्न पूछा, सर कल्पना नहीं है। अभी जो 14 के लोकसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव में हमने जो डेटा दिखाया था, उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, ये कोई मेरी जुबान से निकली बात नहीं है। ये जो भी रिजल्ट आए हैं 14 में, 19 में, देखिए 19 के चुनाव को तो हम मतलब उस पर हम कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। बहुत कम मार्जिन से 2-4 हजार वोटों से हम लोगों ने चुनाव हारा था जी। ठीक है, ये कभी फिर विषय होगा, समय तो बात करेंगे आपसे। लेकिन रह गई बात है कि अभी जहां तक आपने एनडीए और इंडिया की बात की, तो ये अभी हम आपको कुछ 2 दिन तक बता पाने के उसमें नहीं है। सूत्रों के हवाले से हम लोग भी सुन रहे हैं, बातें चल रही हैं और सारी चीजें हो रही हैं। आज हमारे नेता ने सदन में बोला, आप लोगों ने उसको सुना ही होगा, ठीक है। तो अब रह गई बात है कि एक वो है जिसमें हम प्रवक्ताओं को अभी कुछ आपको बता नहीं पाए, ठीक ना। इसलिए आप इस पे नहीं, आपने आज बोला था कि हम चौधरी चरण सिंह की उस पर हम डिबेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको ज्वाइन करूंगा, ठीक ना। मैंने आपको ज्वाइन किया और ये इस पे ये भी समय आएगा तो आपसे बात होगी, ठीक है। शशि जी बीजेपी के ठाठ क्या साथ आएंगे जाट? वो तो अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या रुख है? जरा प्रश्न दोहराइएगा। बीजेपी के साथ आएंगे? मेरा सवाल यही है कि भारत रत्न आपने दिया है किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को, तो क्या अब इस कदम के बाद चौधरी जी तो साथ आएंगे, छोटे चौधरी, क्या जाट भी साथ आ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि चौधरी साहब का सम्मान जो है इस बात का संकेतक है कि हम चौधरी साहब को सम्मान भारतीय। और चलिए मैं कहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि भाई ठीक है, जयंत चौधरी के साथ अभी आपका कोई आधिकारिक जो है अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन इस ऐलान के बाद, भारत रत्न के ऐलान के बाद, क्या जाट आपके साथ आ रहे हैं? नहीं, जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष है, हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद है, जाट नेता हमारे जो है बागपत और मेरठ और तमाम जगह से जाट नेता हमारे केंद्र में मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट की बात मत करिए, अब बात करिए सबका साथ सबका विकास की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी केवल एक जात की बात करती ही नहीं है। ये तो आपने एक नाम बार बार ले रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको उदाहरण दिया। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वर्तमान समय में। हाँ, आपके प्रश्नों के इस जवाब के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे ईडी से डराते हैं। देखिए, ईडी से सबको डरना चाहिए। जो चारा घोटाला किया हो, नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया हो, जो भूमाफिया हो, जिन्होंने शराब माफिया हो, सबको ईडी से डरना चाहिए। मोदी जी कह चुके हैं कि कोई छूटेगा नहीं।
जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो छूटेंगे नहीं, वित्त डराए नहीं जा रहे हैं, डरना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अभी बहुत लोगों को डरने की जरूरत है, अब बहुत लोगों को साफ होने की जरूरत है। अब ये वो नहीं रहा जो समाजवादी पार्टी की सरकार चला करती थी और वहाँ बिहार में उनकी सरकार चला करती थी लालू यादव की, वो सब जमाना चला गया। अब सबको ठीक है, डरना कबीर जी को चाहिए। सुन लेते हैं। और कबीर जी सबको- कुछ कह रहे हैं, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जी। आ पाएगी। जी शशि जी वापस आपके जी। पास आऊंगा, कबीर जी कुछ कह रहे हैं। जी कबीर जी कहिए। देखिए, मैं तिवारी जी से सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि जिस पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, उसको तीसरे दिन अपने यहाँ लेके डिप्टी मुख्यमंत्री बना देते हैं और वित्त मंत्रालय दे देते हैं कि भैया थोड़ा सा कम साफ किया था, अब जरा बढ़िया साफ कर लो। आसाम के मुख्यमंत्री पर आपने लगाया था और उसके बाद आसाम के आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी तरीके से आपने पश्चिम बंगाल के ऊपर आपने देखा कि जिस तरीके से कार्य पे लगाया और उनको भी अपने साथ ले लिया। तो जो आपके साथ आ जाते हैं वो तो धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में, और बाकी जो नहीं आते हैं तो उनके लिए आप ये बताते हैं कि वो जमीन के बदले ये, वो जमीन के बदले वो। अरे 0.5% आपका कोई कन्विक्शन रेट नहीं रहा है और आप बात बता रहे हैं। अरे सभी को मालूम है कि ये राजनीतिक मूव आप बना रहे हैं। आपने इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायमूर्ति को पदच्युत कर दिया कि नहीं, ये नहीं रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे ताकि पारदर्शिता नहीं रहे और हम ईवीएम में अपना घोटाला करते रहे, लोक मतों को लूटते रहे। 19 लाख ईवीएम मिसिंग है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि फिर भी 400 नहीं आने वाली। अरे भाई 19 लाख ईवीएम कहाँ रखी है आपने, ये तो आपको बताना चाहिए। हाईकोर्ट में आप जवाबदेही लगाने से भाग रहे हैं, लेकिन आप देश की जनता को ये बताना नहीं चाहते कि 19 लाख ईवीएम आपने कहाँ रखा है, क्योंकि आपकी सरकार है। यह दायित्व आपका बनता है कि आप बतावें कि 19 लाख ईवीएम जो गायब है वो कहाँ पर है और आज तक बरामद क्यों नहीं हुई। तो ये बड़ा एक प्रश्न है कि जिस देश का लोकतंत्र ईवीएम से चलता हो, मशीन से चलता हो, और उस देश में 19 लाख ईवीएम अगर गायब हो तो आप सोचिए कि लोकमत की लुटेरी है, ये सरकार की नहीं है। तो ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शशि जी, जिस देश का लोकतंत्र ईवीएम से चलता हो वहां पर 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब होना ठीक चुनाव से पहले और 400 सीटों का दावा, ये आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी के साथी। देखिए, इनका आरोप सरासर गलत है। ये लोग ईवीएम का रोना रोते हैं जब जहां चुनाव हार जाते हैं। ये जब कन्नौज और आजमगढ़ हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं, और मैनपुरी जीत जाते हैं तो ये लोग ईवीएम ठीक हो जाता है, तब रोना नहीं रोते हैं। इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कह चुका है, चुनाव आयोग कह चुके हैं कि ईवीएम की पूरी साइंटिफिक तरीके से ईवीएम काम करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ले रहा है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि ईवीएम सही तरीके से काम करता है, उसमें कहीं कोई मीन मेख निकालने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, वो तो गायब होने की बात कह रहे हैं ना, चुनाव आयोग दे चुके हैं। शशि जी वो तो गायब होने की बात कह रहे हैं ना कि 19 लाख मशीनें गायब हो गई, अभी से गायब हो गई हैं। हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हाईकोर्ट में केस लंबी ये इनका आरोप है। ये सब आरोप लगाने से ये बचने वाले नहीं है। ये लोग केवल एक सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 लड़के आए थे 19 में भी, अब 2 लड़के, एक रायबरेली सीट बच जाए, मैनपुरी बच जाए, उसी के लिए ये सारी जो है रोना धोना करेंगे, आरोप लगाएंगे, उसके बाद से बताएंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ईवीएम खराब बताएंगे। तो ये सब अब जनता जाग चुकी है, जनता पूरा राममय हो चुकी है। ये लोग देशद्रोही, रामद्रोही बातें कर रहे हैं। उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को कार्यालय में बिठा करके उनसे अभियान चलवा रहे हैं। अच्छा, ये रामचरितमानस आपने क्यों जलवाई? सारी तरह की बात जी कबीर जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी ने रामचरितमानस क्यों जलवाई थी? ये बता नहीं रहे कि रामचरितमानस भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जलवाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेते? क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में और ना चार्जशीट पेश हुआ है, क्योंकि सीआरपीसी इस बात को कहती है कि 3 महीने के अंदर, 90 दिनों के अंदर चार्जशीटेड होना चाहिए एफआईआर में। तो ये बतावें कि इन्होंने अभी तक रामचरितमानस जलाने वालों को जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा? नहीं, घबराइए नहीं, वो सब जेल जाएंगे। और सबसे बड़ा न्यायालय जो अदालत है वो जनता की अदालत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से आप लोग पत्र बना करके छोड़े हुए हैं, तो वो जनता की अदालत में तय होगा।
अरे इन लोगों का बस चले तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भारत रत्न दे देंगे। स्वयं न जलाए होते तो आज असल आदमी अंदर होता जेल में। आप अपने ही लोगों को अंदर कैसे करेंगे, क्योंकि जलवाया तो आपने स्वयं था। हेलो शशि जी, आवाज आ रही है, कहिए। थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रहा है, जरा इनका प्रश्न दोहराए तो मैं जवाब दूं। ये कह रहे हैं रामचरितमानस को आपके लोगों ने जलाया था, उनके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? और स्वामी प्रसाद मौर्य जब कुछ गलत बोलते, विवादित बोलते तो आप बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। देखिए ये भूल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में योगी जी सदन में कह चुके हैं कि इनके कार्यालय में उनको एक कमरा दे करके सुनियोजित ढंग से ये अभियान चलाया जा रहा है। योगी जी ने सदन में कहा था कि ये सुनियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी एक कमरा अपने कार्यालय में दे करके। लग रहा सुन नहीं पा रहे हैं। जी कहिए, आवाज आ रही है शशि जी? जी रामचरित मानस जलाने की बात हो, हिंदू धर्म को धोखा बताने की बात हो, रामभद्राचार्य पे आप अभद्र टिप्पणी हो, चाहे दुर्गा जी पे अभद्र टिप्पणी हो, ये सारा कुछ समाजवादी कार्यालय से अभियान चलाया जा रहा है और जनता देख रही है। और जनता के अदालत में सब होगी गिरफ्तारी। जनता की अदालत सबसे बड़ी गिरफ्तारी वहां होती है। इन लोगों को होश में रहना चाहिए। जनता जो है सब देख। आपको इस बात की जानकारी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आपने दर्ज की थी रामचरितमानस जलाने की। आपने आज तक अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं की और सीआरपीसी इस बात को कहती है कि संज्ञेय मामले में 3 महीने के अंदर चार्जशीटेड हो जानी चाहिए और आपने 9 महीने से ऊपर हो गया, चार्जशीट नहीं लाए। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है हुजूर। लेकिन आप एक रामचरितमानस जलाने वाले को पीछे झेल के नहीं ढकेल पाए। ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं? ये तो रामद्रोही सरकार है। जो रामचरितमानस जलाते हैं उनको जेल के पीछे नहीं डाल पाती है। क्यों नहीं डाल पाती है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही रामचरितमानस जलाने का काम करते हैं। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को नदी में फेंकवा के कुत्तों से नचवाने का काम करते हैं और राम मंदिर के नाम पर 20 लाख की जमीन को 2 करोड़ के रुपए में खरीदने का काम 5 ही मिनट के अंदर करते हैं। तो असल रामद्रोही तो भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया कि जो राम मंदिर जो इन्होंने ढांचा डिमोलिश किया था विवादित, वो राम मंदिर था। तो इन्होंने गिराया भी राम मंदिर था। राम मंदिर को गिराने वाले ये पापी हैं, ये रामद्रोही है भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्होंने 29 साल भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता की मलाई चाटी और गिराया भी मंदिर था। और अब जो है मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बन रहा है और जो उसके प्लेंटिव थे स्वामी चक्रपाणी महाराज, धर्मदास महाराज और शंकराचार्य महाराज, इन तीनों लोगों को ना राम मंदिर ट्रस्ट में जगह दी और ना ही इन्होंने आमंत्रण दिया उनको शिलान्यास में भी और उद्घाटन में भी। तो आप सोचिए कि कबीर जी, मुझे लगता है हम लोग चर्चा के असल मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल दरअसल मेरा अभी भी वही है कि भारत रत्न का सम्मान जो है, क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? और समाजवादी पार्टी के साथी कबीर जी से मेरा सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी के फैक्टर को हम एक वक्त के लिए छोड़ दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं? जो ये सम्मान दिया गया है चौधरी साहब को, क्या जाट बीजेपी के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी से खिसकेंगे? कबीर जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जयंत चौधरी जी किसानों के नेता हैं। वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते हैं कि वो किसान विरोधी सरकार के हित में। तो सबसे पहली चीज तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं, वो पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने राजनीति को अपने दादा, अपने पिता से सीखा है। हम समझते हैं कि वो विचारधारा को मजबूत करने के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए, जो किसानों के लिए उन्होंने स्वयं आंदोलन किया है, वो अपने उन आंदोलनों के साथ होंगे। क्योंकि केवल पुरस्कार दे देने से आप जो है वो चौधरी चरण सिंह जी जो कि आरएसएस के विरोधी थे, और वो आपको याद कीजिए कि उन्होंने बाकायदा इस पर तमाम चीजें, किताबें लिखी हैं। और जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय भी एहतियात किया था जनसंघ के उन लोगों को कि नहीं, आपको आरएसएस का साथ छोड़ना होगा। तो आप ये स्वयं सोच लीजिए कि जिनके हाथ 800 किसानों से अभी हाल में लगे हों, जो 3 काले कानून लाए गए हों, जिसके विरुद्ध हम सारे लोग आंदोलित रहे हों, लाठियां खाई हो हम लोगों की कार्यकर्ताओं ने, जेल गए रहे हो हमारे कार्यकर्ता, उनको हम इतनी आसानी से कैसे बुला दें? जिनके ठीक है, आखिरी जवाब ले लेते हैं शक्तिकांत जी से। ठीक है कबीर जी, शक्तिकांत जी कमजोर करने का काम करेंगे।
800 किसानों की लाशों से जिनके हाथ रंगे हों, जिनके हाथ खून से रंगे हों, जिस सरकार के, जिस पार्टी के, उसे जाटों का समर्थन और वोट दोनों नहीं मिलने वाला। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करती है। अभी कहा इन्होंने आरएसएस का विरोध करते थे, भाई सरदार पटेल जी भी आरएसएस का विरोध किए थे, लेकिन उनको कितना सम्मान दिया भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने। उसके बाद से आज चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही है दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके। एक बात, किसानों के को ये देखिए, इनका काम है दूसरों को भड़काना। ये पिछले कई दशकों से देश आजाद हुआ तब से, और जब से समाजवादी पार्टी, तब से कांग्रेस, देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस, और जब से मंडल से जन्म हुआ इनका समाजवादी पार्टी का, तब से ये लोग समाजवादी पार्टी। मेरे पास समय की कमी, इसी वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। ठीक है, 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड प्लीज शक्तिकांत जी, जल्दी से। हाँ, तो मैं ये लोग केवल मुसलमानों को भड़काते हैं, किसानों को भड़काते हैं। और देखिए, जब लगा कि ये लोग भड़काने में सफल हो रहे हैं, तो मोदी सरकार ने वो कानून वापस इसलिए लिया कि देश के किसान हमारे किसान हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगे तब वो कानून आएगा, अन्यथा उसको वापस लिया जाता है। तो ये लोग भड़काने का ही काम करते हैं, इनके पास कोई काम है नहीं। ठीक है, आखिरी जवाब जो मैं रजनीकांत जी से ले रहा हूँ। रजनीकांत जी, आखिरी जवाब मैं आपसे लूंगा और इस चर्चा को खत्म करूंगा। जाट किसके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार का जो कामकाज है उसको देखते हुए जो लोग साथ आना चाहे सब लोग आ जाए, और सबका आह्वान है, सबको खुला छूट है, सबको आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आवाज मेरी मिल रही है आपको? जी रजनीकांत जी, जल्दी कहिए। हाँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सबके लिए आने के लिए सारा काम बराबर, सारा लोग जयंत चौधरी के साथ, हम किसानों कामगारों की राजनीति करते हैं, हमारे मुद्दे वही हैं, और वो सब मेरे साथ हैं, सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस वीकेंड चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत ही सार्थक चर्चा रही, और यकीनन मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चर्चा को बेहद सार्थक बनाया। लेकिन दरअसल जो निष्कर्ष निकल कर आया वो ये कि अभी तक आरएलडी की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया आधिकारिक तौर पर कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन सवाल दरअसल अभी भी वही बरकरार है कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार के नेता हैं, जननायक रहे, उन्हें भारत रत्न दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एक नया दौर देखने को मिल रहा है, जब चौधरी चरण सिंह 3 दशकों से मांग होती रही कि उन्हें भारत के इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए। लेकिन अब जब 24 का रण करीब है, ऐसे में जयंत चौधरी को मिलाने की कोशिश करार दिया जा रहा है, उनको ये दिया गया सम्मान। लेकिन आखिरकार सियासत किस करवट लेती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि भाई जयंत चौधरी उनके साथ थे और किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। बहरहाल इस तमाम चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को आखिर तक देखने के लिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट,
शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल। जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production.gf